नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश मकीन। आप देख रहे पे न्यूज का खास प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट। फाइबर से भरपूर गिजा कैंसर की बड़ी वजह है। मीट और चावल इकट्ठा खाना नहीं चाहिए। वाजवान खाने से कैंसर नहीं होता। अपनी गिजा से कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी से अपने आप को कैसे बचाए, आइए जानते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट माहिर और होनहार डॉक्टर काजी अशरफ से। उनसे बात करेंगे पे न्यूज के मुदीर आला बशीर नाज। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर हमारी चैनल cancercare.jk में आपका खैर मकदम है। हमारा आज ये दूसरा एपिसोड है कैंसर के मुतालिक। पिछले एपिसोड में डॉक्टर काजी अशरफ साहब ने आपको बताया था कि जो कैंसर है, जो हमारी ग़िज़ायात है, जो हम फूड लेते हैं, जो हमारा खान पान है, उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। तो आज इन्हीं 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। उसमें हम पहले मुद्दे पे जो हमारी ग़िज़ायत है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ये जो ग़िज़ायत है, किन ग़िज़ायत से हमें एहतियात करना है और ग़िज़ायत किस तरह की लेनी चाहिए ताकि हम इस मोहलिक बीमारी से बचें। डॉक्टर काजी अशरफ साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दूसरा एपिसोड है हम आज। पिछले एपिसोड में आपने बोला था कि 4 चीजें ऐसी हैं जिनसे कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, चांसेस हैं। तो उसमें से आपने फूड, जो हमारी ग़िज़ायत रोजमर्रा की है, बड़ा अहम है ये। तो ये बताइए, ये कौन सी ग़िज़ायत ऐसी है हमें लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए? ग़िज़ायत में हमें क्या एहतियात बरतनी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ग़िज़ायत का जहाँ तक ग़िज़ायत का ताल्लुक है, उस बात पर आने से पहले कि हमको कैसे ग़िज़ा इस्तेमाल करनी खानी चाहिए, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं जो नैरेटिव इस वक्त फैला हुआ है, खासकर यहाँ बाहर भी ऐसा फैला हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ ताकि आपके नाज़रीन तक ये बात पहुँचे। देखिए, कहा जाता है कि ज़्यादा फाइबर खाने से कैंसर रुक जाता है। ये भी बहुत पहले से चल रहा है। ये डेनिस बर्केट एक डॉक्टर थे, वो अफ्रीका में काम कर रहे थे। उसने उधर देखा कि यहाँ कैंसर कम है और उसने उस वक्त सोचा, अपने दिमाग में उसने सोचा कि शायद ये लोग फाइबर और सब्जी वब्जी ज़्यादा खाते हैं, तो शायद, तो उसने ऐसे लिख दिया। तो अचानक ये एक वायरल उस वक्त की न्यूज़ बन गई, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एविडेंस जो अभी तक है उसके मुताबिक फाइबर ज़्यादा खाने से कैंसर पर कोई असर नहीं पड़ता है, या फाइबर कम करने से कैंसर पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि जो लोग फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो पाखाना अच्छी तरह जाते हैं और उसके बगैर उसका कोई फायदा नहीं है। नंबर हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि यानी फाइबर खाने, फाइबर और कैंसर के आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ये एक पॉइंट आ गया। ये मिथ है, ये मिथ है, ये सिंपल मिथ है। तो दूसरी एक मिथ है कि फैट कम करने से, फैट इंटेक कम करने से कैंसर कम हो जाता है। ये भी एक मिथ है जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शुरू हो गई थी। एक न्यूट्रिशनिस्ट था, जब आइजनहोवर को हार्ट अटैक आ गया, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट उस वक्त हुआ करते थे, डॉक्टर कीज। तो उसने ये कहा कि फैट इंटेक को ड्रास्टिकली कम करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन देखा गया है कि जो फैट इंटेक है उसको कम करने से या उसको बराबर खाने से कैंसर कम होने के चांसेस नहीं रहते। यानी कि फैट के साथ कैंसर का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी फैट्स का भी, जो चर्बियात हैं जो हम खाते हैं, बिल्कुल नहीं है कोई ताल्लुक, उसका भी कोई ताल्लुक नहीं। हार्ड साइंस ये है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब बनी बनाई बातें हैं, ये सब कन्वेंशनल एक विजडम के हिसाब से लोग चलते हैं। अच्छा, लेकिन साइंटिफिक बेसिस इसमें नहीं है, एविडेंस इसमें कुछ नहीं है। तीसरा हो गया आपका विटामिन। लेकिन फैट से दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। नहीं, उस पर हम आएंगे। वो जरूरी नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं। यहाँ ये जिक्र करना, जो कोई भी ये प्रोग्राम सुनेगा, फैट्स को कैंसर की जैसी मोहलिक बीमारी से कोई वास्ता नहीं है, तो और क्या बीमारी हो सकती है? लेकिन और बीमारियां हो सकती है। और बीमारियां जो है उनमें भी डिस्कस करेंगे, हो सकती है। उन पर भी कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं। अच्छा, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इससे ये हो जाता है, इससे मतलब वो
हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, उसमें साइंटिफिक एविडेंस उतनी ज्यादा नहीं है, जिसको बोलते हैं ना हार्ड एविडेंस नहीं है। हार्ड एविडेंस। अच्छा, तीसरी बात होगी कि लोग ज्यादातर बोलते हैं कि हाँ जी विटामिन खाओ, हाँ, क्योंकि टॉनिक होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं और बाकी विटामिन ए। आपको मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ, आपसे ये बताना जरूरी था कि नाज़रीन के पास बात पहुंच जाए कि देखिए इस पर काफी एक्सपेरिमेंट हुए हैं 1995 से, इस पर काफी, और हमारे पास इसमें काफी एविडेंस आई है। देखिए विटामिन ए, पहले हम विटामिन ए की बात करेंगे। कैरोटीन उसको बोलते हैं, बीटा कैरोटीन, जो गाजर में होता है, गाजर का रंग जो पीला होता है ना, वो विटामिन ए की वजह से उसको बीटा कैरोटीन बोलते हैं। ये बोला जाता था कि विटामिन ए ज्यादा खाने से, अच्छी तरह खाने से कैंसर कम हो जाएगा। इस पर एक्सपेरिमेंट, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होगी, उसके ऊपर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होती है। ये देखा गया कि विटामिन ए कैंसर को रोकता नहीं है, कैंसर को होने से रुकाता नहीं है। इतना ही नहीं, लेकिन जो लोग विटामिन ए सप्लीमेंटेशन करते हैं उनमें ये पाया गया, उनमें प्रोस्टेट, ब्रेस्ट और लंग कैंसर जो बनते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये आपको अजीब लगेगा, जो विटामिन ए कि बीटा कैरोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसका सप्लीमेंटेशन खाते हैं, वो जो होते हैं ना क्या बोलते हैं, टॉनिक्स खाते हैं, ठीक, उनमें ये देखा गया है कि उनमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों है वो मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो लिहाजा अच्छा, इसी तरह विटामिन ई के बारे में, जो खासकर जो किसी का ब्रेस्ट में कोई फाइब्रोसिस होता है, एडिनो जिसको बोलते हैं, फाइब्रोएडिनोसिस हम बोलते हैं, ठीक है, बच्चों में आ जाते हैं, यंग गर्ल्स आते हैं, उनकी गिल्टी विल्टी होती है, तो उनको विटामिन ई वो खाते रहते हैं, महीनों भर खाते रहते हैं। और ये देखा गया है कि विटामिन ई जो इस्तेमाल ज्यादा करे उसमें भी जो कैंसर होते, ये कैंसर तो बचाव नहीं करता है, उल्टा ये कैंसर को ज्यादा खतरनाक बना देता है, बढ़ावा देता है। बढ़ावा ही नहीं देता है। जो कैंसर विटामिन ए लेने वालों में होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। इसी तरह विटामिन B12, इसी तरह फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। देखो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन तो प्रेगनेंसी में देते हैं, ठीक है, जो प्रेग्नेंट उनके लिए जरूरी है 5-6 महीने, लेकिन कंटिन्यूअस फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन इस तरह के देना, ये देखा गया है कि कैंसर से बचाव नहीं करते हैं और उल्टा ये कैंसर बनने में ज्यादा मदद करते हैं। तो ऐसा है। और विटामिन डी के बारे में एक थियरी थी कि विटामिन डी ऐसा है कि जिसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनमें कैंसर थोड़ा ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, अगर हो गया हो तो फिर ज्यादा फैला जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा शुरू हो गया, देते रहे विटामिन डी, खासकर वो जिनको बोन्स में प्रॉब्लम होती है उनको विटामिन डी उनको देते हैं। लेकिन विटामिन डी का कोई रोल नहीं है, विटामिन डी कैंसर होने से बचाता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, ये कैंसर को ज्यादा तेज नहीं बनाता है, लेकिन कैंसर होने से विटामिन डी बचाता नहीं है। तो लिहाजा एडिक्वेट सप्लाई जो हमारे ग़िज़ाओं में मिलती है वो लेना ठीक है, उससे ज्यादा सप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह विटामिन सी के बारे में कब से शुरू होगा, 1970s में लिनस पॉल ने एक वो साइंटिस्ट था, उसके 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, ठीक है। ये एक वाहिद साइंटिस्ट है, साइंसदान है जिसको 2 नोबेल प्राइज इंडिपेंडेंटली मिले हैं। अच्छा, तो उसने एक किताब लिखी कि विटामिन सी जुकाम, खांसी, फ्लू में काफी वायरल हो गया, काफी चलता रहा उस पर। तो ये भी आने लगा कि विटामिन सी कैंसर से बचा सकता है, एक थ्योरी आ गई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिनस पॉलिन जो था वो बेसिकली उसको केमिस्ट्री में मिला था नोबेल प्राइज और पीस में नोबेल प्राइज मिला था। तो वो इसका सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट नहीं था, उसने ये किताब लिखी और शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये पाया गया कि विटामिन सी का कोई भी रोल नहीं है कैंसर प्रिवेंशन में, कैंसर को प्रिवेंट नहीं करता है। तो फैट कम करने से, विटामिन सप्लीमेंटेशन लेने से या हाई फाइबर डाइट खाने से, ये सब चीजों से इनका कोई रोल ही नहीं है कैंसर में। इनसे कोई मतलब आप बोलेंगे तो इनसे कोई नए कैंसर बढ़ाने में इनका कोई रोल है, न कम करने में कोई रोल नहीं है। लेकिन विटामिन ई, विटामिन ए और B12 एग्रेसिव करता है, B12 और फोलिक एसिड, ये 4 जो विटामिन है ये रुकाने की बात छोड़ दीजिए, ये कैंसर को एग्रेसिव बना देते हैं, बढ़ाने में, यानी जो कैंसर सेल्स है उनको एक किस्म की एनर्जी सप्लाई कर लेता है और फैलाव ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो ये आप प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन लेने से ये भी ऐसा है कि जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, ज्यादा मीट खाएंगे, उनमें कैंसर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, वो एक कोरिलेशन है, वो एक कोरिलेशन है। लेकिन बजाते खुद प्रोटीन जो है, एडिक्वेट अमाउंट में अगर प्रोटीन इंसान अच्छी तरह से खाए और अच्छी तरह से उसको पकाए, उससे कैंसर बढ़ने के इम्कानात नहीं है, बढ़ने की इम्कानात बहुत कम है। तो फिर कौन सी ग़िज़ायात ऐसी हैं जो कैंसर न होने या कैंसर को रोकने में मदद कर सकती है? देखिए, सबसे जो बड़ा कल्प्रिट है वो ग़िज़ाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। देखिए, एक पहले से एक रिकमेंडेशन चल रही थी कि एक डाइट में, नॉर्मल डाइट में 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% फैट होना चाहिए, 20 to 30% प्रोटीन होना चाहिए। ये एक किस्म का बना था, एक गाइडलाइन बना था। लेकिन ये देखा गया कि ये गाइडलाइन अनसाइंटिफिक गाइडलाइन है। अच्छा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों ये अनसाइंटिफिक है। इस गाइडलाइन से काफी नुकसान हो गया है। अभी जो चल रहा है, जिस पर काम चल रहा है और जो आगे आएगा, वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन जो है उसको 60% की बजाय 20% मैक्सिमम, 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रोटीन 20%, और बाकी जो फैट है 50%, 40 to 60% भी ले सकते हैं। वो उसको एक उम्दा ग़िज़ा बोलते हैं जो कैंसर को रोकने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे इसी ये जो हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट 20% लेना चाहिए, विटामिन सी 10% होना चाहिए, या आपने बोला प्रोटीन 60% तक एक इंसान ले सकता, 20% प्रोटीन 20% तक लेना चाहिए। एक आम इंसान की हम बात करते हैं। ये प्रोग्राम हमारी कोशिश ये रही है कि आम लोगों को, उनको एक न तो उसको बेचारे को कार्बोहाइड्रेट समझ आता है, न उसको विटामिन समझ आते, न उसको प्रोटीन, किस तरह के अल्फाज में उसको बताएंगे कितना शाम को, मतलब हम लेंगे शाम को कश्मीर में, हम जम्मू कश्मीर की खासकर कश्मीर की बात करेंगे, हम चावल एक प्लेट लेते हैं, बतटूरा कोशिर चावल का प्लेट लेते हैं, उस पे साग जैसे सब्जी होती है, दाल होती है, शलगम होते हैं, मूली होती है, आलू होती है, बहुत सारे सब्जी, या मीट भी खाते हैं। तो ये जरा इस तरह अगर आप नाज़रीन को ये समझा दें कि शाम को अगर एक खाने का प्लेट है, क्या क्या खाना चाहिए जिसको हम बैलेंस्ड डाइट या बैलेंस्ड, बहुत अच्छा सवाल आपने बताया। देखिए, आमतौर पर यह कहा जाता है मिक्स्ड डाइट खाना चाहिए। आपने भी सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। मिक्स्ड डाइट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मिक्स्ड डाइट का मतलब जो है वो मिक्सिंग ऑफ डाइट नहीं है। देखिए, ये दो चीजें हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन रहा है। ये कंफ्यूजन क्यों रहा? एक किताब आई थी, वो फ्रांसिस लेपे की किताब आई थी, डाइट फॉर ए स्मॉल प्लैनेट। ठीक है, तो उसमें उसने ये सब मिक्सिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ये वो बेसिकली एक डेमोक्रेट है, उसको मतलब वो साइंटिफिक उसका कोई था नहीं नॉलेज, तो उसने किताब लिखी, किताब काफी चली, उसकी 2.5 मिलियन बुक्स उसकी सेल हो गई उस किताब की एक साल में। ठीक है, तो 10 साल तक वो किताब चली, तो एकदम माहौल बन गया कि भाई सब सब्जियां ये सब मिक्स्ड वेज, उसको आप मिक्स्ड बोलते हैं। तो 10 साल के बाद उसने अपना रिडैक्ट किया, उसने फिर पब्लिकली माफी मांगी कि आई वाज रॉन्ग, शी वाज रॉन्ग। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, जो मिक्सिंग ऑफ डाइट है और मिक्स्ड डाइट, इसमें कंफ्यूजन है लोगों को। मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं? आपने ऐसे बोला कि हम चावल भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से हमको परहेज करना चाहिए। देखिए, क्या करना होता है, जिसको हम मिक्स्ड डाइट बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। अगर आपको प्रोटीन खाना है तो उसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट मिक्स नहीं करना चाहिए। तो मतलब अगर आप मीट खाते हैं, ठीक है, मीट के 2 पीस या 3 पीस या 4 पीस भी खाते हैं, अगर आप 4 पीस भी मीट खाते हैं तो 4 पीस मीट का मतलब हो गया वो 50 ग्राम फैट। ठीक है, मैक्सिमम 50 या 60 ग्राम फैट। और प्रोटीन 4 पीस मीट में अगर 1 पीस 50 ग्राम का है, ज्यादा से ज्यादा 4 पीस मीट में आपको प्रोटीन 60 ग्राम मिलेगा। और जो जितना परमिसिबल है 80 ग्राम मीट। सिंपल हम बोलेंगे 4
गोश्त के टुकड़े या यमन कौशल पे नाट फल चोर नाट फल तान तो तो फिर भी आपको 60 ही ग्राम्स प्रोटीन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी रेकमेंडेशन है 80 ग्राम तक आप ले सकते हैं दिन में, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है जब आप फैट को इसको प्रोटीन को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि चावल जैसे चीज के साथ रोटी के साथ खा लेते हैं और उसमें सब्जी डाल देते हैं। देखिए आमतौर पर आलू और मीट बनाते हैं लोग, अच्छा। मीट में आप साग डाल देते हो, मीट में आप शलगम डाल देते हो, ठीक है। ये जो आप करते हैं, कॉम्बिनेशन लोग बनाते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नाज़रीन ये बड़ा अहम है। हम क्योंकि कश्मीर में हम ज्यादातर, खासकर आज विंटर है, मैं बात करूंगा कि आज हम बड़े शौक से शलगम यमन गोगजिश बना और मीट बनाते हैं। इसी तरह हम दूसरे चीज हाक माज बनाते हैं, मीट। इसी तरह और यानी मीट सिर्फ मीट होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मीट बिल्कुल मीट खाना है, खाली मीट। आप मीट जब फॉर एग्जाम्पल आप लंच करना चाहते हो, लंच में आपको क्या खाना है? लंच में आप खाना चाहते हैं प्रोटीन, ठीक है। आप मीट खाओ, ठीक है, मीट फ्राई करके, हल्का सा फ्राई करके या पका के, जो भी है, जिस तरह भी जो भी आप खाओ, लेकिन चावल उसके साथ मत खाओ। अच्छा, चावल रोटी नहीं। उसके साथ मत खाओ, ठीक है। हाँ, सैलड उसके साथ खाओ, क्योंकि ये जो हम मीट खाते हैं, मीट या कोई भी चीज फ्राई करके, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड फूड। कंडेंस्ड फूड का मतलब होता है कि इसमें वाटर कंटेंट कम होता है, वाटर कंटेंट। इसको आप सैलड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड से उसको वाटर भी मिलेगा। वाटर मिलेगा। सैलड में वाटर कंटेनिंग फूड है। सैलड में आप मूली का सैलड बनाओ, या सबसे अच्छा है खीरे का सैलड है, ठीक है, वो सब, या ग्रीन वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं, ठीक है, वो बनाओ, या टर्निप ग्रीन्स हैं जो छोटी छोटी शलगम होते हैं, उसमें आपको कैल्शियम डबल मिलता है, दूध से ज्यादा कैल्शियम मिलता है, वो खाओ, ठीक है। लेकिन इसके साथ कार्बोहाइड्रेट यानी कि आलू, क्या बोलते हैं उसको, रोटी, हाथ की रोटी या नानबाई की रोटी जो भी हो, या चावल, ये इसके साथ नहीं खाना। क्या चावल नहीं खाना है? और अगर खाना है किस तरह खाना है? ये तो बड़ा अजीब आपने। नहीं, ये अजीब नहीं है, ये सिंपल सा है। हम मिक्स करते हैं, जो अननेचुरल मिक्सिंग है वो नहीं होना चाहिए। अब हमारा मतलब अगर हमने लंच करना है, कश्मीर में हम दोपहर को भी चावल खाते हैं और सब्जी खाते हैं, मीट खाते हैं, जो भी अवेलेबल होगा। शाम को भी हम चावल खाते हैं, चावल तो हमारा मेन आइटम रहता है। उसके साथ सब्जी के रिलेटेड मीट खाते हैं या दूसरे सब्जियां खाती हैं। तो किस तरह का खाना होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि मीट के साथ हम शलगम डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं, साग डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें डाल देती हैं। ये प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, ये प्रैक्टिस बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, ये बंद करना चाहिए, बिल्कुल। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपको मीट खाना है, उसके साथ चावल नहीं खाना है। चावल नहीं खाना, चावल, रोटी भी नहीं खाना, रोटी नहीं खानी है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, वही कार्बोहाइड्रेट ही कैंसर का कॉज है। अच्छा अच्छा अच्छा। कार्बोहाइड्रेट इनटेक, जो आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, वो कैंसर का एक कॉज है, ठीक है। अब जब आप चावल लेते हैं और उसके साथ मीट चावल और वो सब लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर से फिर आप कुछ फ्रूट भी लेते हैं, केला लेते हैं, संतरा लेते हैं चावल खाने के बाद, तो क्या हो जाता है अंदर से, एक तो ये फ्रूट तो आपको खाली पेट खाना चाहिए। सुबह उठ के अगर आपको फ्रूट खाना ही है, सुबह उठ को आपको फ्रूट खाना चाहिए। चावल खाने के साथ मिला के फ्रूट सैलड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है। अच्छा। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर हम चावल, आलू और मीट जब इकट्ठे ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, जब आप इंसान सो जाता है, तो ये नॉर्मली तो 3 घंटे में स्टमक खाली होना चाहिए, लेकिन ये जो आप बनाते हैं, ये खिचड़ी जब बनती है, ये स्टमक से जल्दी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बाहर होती है, क्योंकि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका जो डाइजेशन होता है वो एल्कलाइन मीडियम में होता है। वो सलाइवा से स्टार्ट होता है, टाइलिन एक एंजाइम बनता है, यहां से शुरू होता है, ठीक है। अब स्टमक में एसिड होता है, प्रोटीन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, पेप्सिन चाहिए। प्रोटीन का स्टमक में डाइजेशन पेप्सिन से होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एल्कलाइन से होता है, टाइलिन से होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। जो चीज आप डिफरेंट
इसका मिलाते हो, डिफरेंट मिल्यू का, इसको एल्कलाइन चाहिए, इसको एसिड चाहिए, ठीक है, ये आप मिलाते हैं तो स्टमक में इसको टाइम लगता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट अच्छा, है, डाइजेशन में टाइम लगता है। टाइम लगता है। ये कार्बोहाइड्रेट फैट को खराब करता है, फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, और प्रोटीन का डाइजेशन अच्छी तरह नहीं होता है, उससे फिर कार्सिनोजेन्स बनते हैं, जिनको हम नाइट्रोसामिन बोलते हैं। तो जब ये मिलाते हैं नाइट्रोसामिन निकल जाते हैं, वो नाइट्रोसामिन से ही कोलन कैंसर फिर हो जाता है। तो अगर हम चावल खाते हैं, चावल के साथ हम सब्जी खाएंगे शाम को आपको चावल खाने हैं तो सब्जी खाओ उसके साथ, ठीक है, आलू की सब्जी बनाओ वो खाओ, चावल के साथ खाओ, कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, थोड़ा सा फैट उसमें, प्रोटीन नहीं है। यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। चावल के साथ आप मीट लेते हैं, प्रोटीन लेते हो और हाई फैट लेते हैं, ठीक है, और ऊपर से दूध 1 गिलास पीते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जो कि दूध पे बात करेंगे। हाँ। यहाँ पे एक मेरे को ही कंफ्यूजन एक पैदा हो गया। आपने बोला कि हमने मीट के साथ कोई सब्जी मिक्स करके नहीं पकानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। नहीं। अब आप बोलते हैं कि शाम को अगर हमें या दोपहर में खाना है, सब्जी के साथ खाना है, खाना है, या शाम को खाना सब्जी के साथ, जो भी सब्जियां होंगी उनके साथ खा सकते हैं। मेरा सवाल यही है कि अगर शाम एक प्लेट है, जैसे घर में होता है, एक प्लेट में चलो मीट अलग बना है, सिंपल खालिसतन मीट बना है, उसमें से कोई भी सब्जी दाल वगैरह कुछ उसमें से मिक्स नहीं किया है, और लेकिन दाल भी बनी है और कोई सब्जी भी बनी है और चावल भी खाना है ही। चावल तो हम खाते हैं, उसके बगैर तो हमारी जिंदगी है ही नहीं। तो क्या ये शाम को या दोपहर के खाने में ये 4 चीजें फिर खा सकते हैं? क्या ये मिक्स नहीं हो जाता है? ये मिक्सिंग ऑफ डाइट है, ये मिक्सड डाइट नहीं है। अच्छा, इसी को हम मिक्सिंग ऑफ डाइट में मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब चावल का एक चावल भी, मीट भी, दाल भी, और गोश्ताबा, रिश्ताबा वगैरह वो सारे जो भी है, और सब्जी भी। नहीं, ये मिक्सिंग ऑफ डाइट है, ये मिक्स्ड डाइट नहीं है। अगर आपको मीट खाना है, मीट अलग से खाओ, शाम को खाओ या दोपहर को खाओ, उसके साथ चावल। यानी अगर शाम को प्लेट में आपको मीट है मत खाओ, चावल भी है मीट मत खाओ उस वक्त, या तो चावल खाओ या मीट खाओ, ठीक है। अगर आपको लेना ही है तो चावल ले लो, सब्जी के साथ ले लो, दाल बनी है आपकी। यानी आपका यही कहना है कि चावल और मीट, खासकर चावल और मीट, ये 2 आपस दुश्मन है या आपको नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों इकट्ठे मत खाओ। कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो भी होगा, उसको इकट्ठे खाने से आपके पेट में उसका फर्मेंटेशन टाइप हो जाता है, तो वहां से ही वो नाइट्रोसामिन निकल जाते हैं। कोई टाइम गैप, सपोज मैंने सुबह 10 बजे मैंने मीट खाया, मेरा मीट करता है क्योंकि मैंने दोपहर को 11-12 बजे मैंने चावल लेने हैं, उसके साथ मीट नहीं खाना है। आज से मैं डाइट चार्ट अपने लिए बनाता हूँ। अब मैं 10 बजे, मुझे मीट का शौक है, 10 बजे मैं मीट खाता हूँ, ठीक। अगर उसके बाद में 11 बजे खाना सब्जी के साथ, तो उसका क्या है? नहीं, बीच में 2-2.5 से 3 घंटे तक फासला, यानी मीट खाने के बाद कम से कम 3 घंटे का फासला रहना चाहिए जब भी खाओ। अगर आप खालिस मीट खाएंगे, पका हुआ मीट अच्छी तरह खाएंगे, ठीक है, हाँ, उसके साथ थोड़ा सा सैलड खाएंगे ताकि उसका वाटर कंटेंट जो है बराबर हो जाए, ठीक है, वो आपकी बॉडी पर स्ट्रेन न लगा दे। तो उसके बाद 2 से 2.5 घंटे में वो प्रोटीन डाइट जो होता है ना, प्रोटीन, वो स्टमक से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आराम से 2-2.5 घंटे के बाद आप खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, चावल और सब्जी, आलू की सब्जी हो, गोभी की सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो, वो खाओ, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट है और फाइबर है, चावल भी कार्बोहाइड्रेट है मैक्सिमम। मुझे डॉक्टर साहब लगता है कि ये जो खुराक पे, जो कैंसर और खुराक, ये जो टॉपिक हम जिस पे हम बात करें, मुझे लगता है कि आज के ये प्रोग्राम में हमें ये कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कुछ मिनट्स हमें बचे हुए हैं आज के प्रोग्राम। पहले ये दूसरे एपिसोड में हम दोबारा बात करेंगे, तीसरे एपिसोड में इसी पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आखिर पे ये सवाल है कि कौन से गुजायात या खाने में कौन सी चीजें ऐसी है, कौन सी सब्जियां या कौन से ऐसे चीजें हैं जो हम खाएंगे और कैंसर, मतलब कैंसर को दूर करने के लिए या कैंसर न होने के लिए कौन सी हमारे लिए बेहतरीन गुजाएं हैं? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में एक अलग एपिसोड होना चाहिए। इस वक्त मैं शॉर्ट बताऊंगा। शॉर्ट में कैंसर बनी नवा इंसान में होना जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक
ठीक है। प्रोटीन उसका जिम्मेदार नहीं है, फैट उसका जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार है। क्यों कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार है, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया कि जो कैंसर सेल्स हो जाती हैं उनको ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए। तो क्या होता है जब हम देखिए जब हम वाजवान खाते हैं, ठीक है, वाजवान में मीट भी होता है, चावल भी होता है, ठीक है। हम मीट 2-4 पीस खाते हैं, ठीक है। 2-4 पीस मीट खाने के बाद उसमें हमको फैट 60 ग्राम से 100 ग्राम तक मिलता है। प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा 150 ग्राम मिलता है। अगर आप आधा किलो या 250 ग्राम भी मीट खाएंगे तो आपको मैक्सिमम 150 ग्राम प्रोटीन मिलता है और मैक्सिमम 150 ग्राम उसमें या 100 ग्राम आपको फैट मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो हम चावल उसके साथ खाते हैं, चावल जब खाते हैं तो क्या हो जाता है, यही चावल कार्बोहाइड्रेट, इससे ग्लूकोज जल्दी बनता है, ये ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। बॉडी को क्या करना है, बॉडी को हमको कोशिश करनी है कि हमारी बॉडी फैट को इस्तेमाल करे ग्लूकोज बनाने के लिए। लेकिन हमारा जो जितना ही फैट खाते हैं वो जमा हो जाता है तो फैटी लिवर हो जाता है। अब फैटी लिवर के लिए लोग बोलते हैं कि भाई फैट कम कर दो, प्रोटीन कम कर दो, नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। फैट कम करना है आपको, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कम करना है। आपको चावल को कम करना है, चावल खाना कम कर, जितना आप खाते हैं उससे आधा ही खाना है। रोटी जो आप खाते रहते हैं, दुकानदार से रोटी लाते हैं, चाय के साथ रोटी खाते हैं, वो सही चीज नहीं है। बिस्किट खाते हैं, कैंडी खाते हैं, शुगर खाते हैं, चाय के साथ शुगर, कॉफी के साथ शुगर, दूध के साथ शुगर, ये सब चीजें जो है, शुगर इज द बेसिक कल्प्रिट। कैंसर होने में शुगर का ही बेसिक रोल है, क्योंकि कैंसर होने के लिए इंसुलिन जो हमारी बॉडी में होता है, इंसुलिन कैंसर होने में काफी ये मदद करता है। बेसिक कल्प्रिट जो है कैंसर इंसुलिन की वजह से होता है। ये इसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा कि इसको वारबर्ग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। 1-2 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो जो हम वाजवान खाते हैं, कि कश्मीर कल्चर में वाजवान में, ये कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे कश्मीर में है। पहले तो हम 5-7 डिशेज जो होते थे वो खाते थे, अब 20-25 डिशेज पे आ गए हम। उसमें चिकन भी हमने ऐड किया, चिकन की भी 2-3 वैरायटियां हमने, फिश भी उसमें ऐड कर दिया है। तो ये बहुत सारे। अगला जो आपका प्रोग्राम हमारा होगा, जो एपिसोड होगा, नाज़रीन को मैं बताता हूँ, ये हम वाजवान पे करेंगे। ये वाजवान जो हम खाते हैं ये हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह है वो आप जानते हैं, आपसे हम पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर काजी अशरफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने कहा कि हम हर संडे को ये प्रोग्राम चलाएंगे, उसके लिए एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। और नाजरीन, जो नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, पिछली बार भी हमने आपको बोला था, आज भी बोल रहे हैं कि कैंसर के रिलेटेड जो भी समस्या, जो भी परेशानी आपको है, अगर किसी को शक भी है कि ये चीजें हैं या जो सिम्टम्स आपने सुने होंगे या आपने कैंसर से जूझ रहे हैं, तो जितने भी आपने टेस्ट किए, अगर आप डॉक्टर काजी अशरफ साहब से मशवरा लेना चाहते हैं, आप जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पे आप राब्ता इनके साथ कर सकते हैं। और साथ ही जो ईमेल नीचे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उस पे आप अपने डिटेल, उस पे आप अपलोड अपने टेस्ट वगैरह, ताकि डॉक्टर साहब आपको मशवरा देंगे। और उसके लिए कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, वो डॉक्टर साहब आपको मशवरा देंगे। बाद में जो ट्रीटमेंट वगैरह अगर आपको कुछ करना होगा वो अलग बात है। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज का खास प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट। अगले इतवार को इसी वक्त इसी चैनल पर कैंसर से मुतालिक डॉक्टर काजी अशरफ आपको मजीद जानकारी फराहम करेंगे। तब तक के लिए खुदा निगहबान।